हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में निहित पाठ कीचड़ का काव्य, जिसे लिखा है काका कालेरकर ने। आज हम इस पाठ का भाग दूसरा देखेंगे। भाग 1 में हमने देखा कि काका कालेरकर हमें कीचड़ की सुंदरता एवं उसकी उपयोगिता के बारे में समझा रहे थे। इसलिए वह पहले बताते हैं कि हमारी नज़र में कीचड़ एक गंदी वस्तु है जिससे हम सब दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि कीचड़ से शरीर और हमारे कपड़े गंदे होते हैं। इसलिए कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति नहीं होती। परंतु काका कालेरकर यह समझाते हैं कि कीचड़ के रंग तो हम बहुत पसंद करते हैं। कभी पुस्तकों के गत्तों पर, दीवारों पर या हमारे महंगे महंगे कपड़े भी इन्हीं कीचड़ के रंग जैसे हम इस्तेमाल करते हैं और हमें पसंद भी है। परंतु दूसरी ओर कीचड़ कहा कि हमें गंदा लगता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि कीचड़ में भी एक सुंदरता होती है, एक सौंदर्य होता है। और इसी की बात वो यहाँ पर करते हुए काका कालेरकर कहते हैं कि नदी के किनारे जब कीचड़ सूख कर उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वे कितने सुंदर दिखते हैं। ज्यादा गर्मी में जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ती हैं और वे टेढ़े हो जाते हैं तब वह सुखाए हुए खोपरे जैसे दिख पड़ते हैं। अर्थात सूखे कीचड़ में भी एक सुंदरता छिपी होती है, बस हमें उसे देखना आवश्यक है। लेखक कहते हैं, नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक साथ फैला हुआ है तब वह दृश्य कुछ कम खूबसूरत नहीं होता। अर्थात नदी के किनारे पानी और मिट्टी के कारण एक समतल अर्थात समान रूप से फैला हुआ चिकना कीचड़, चिकना यानी जिसमें पैर रखते ही पैर फिसल जाए, इस तरह का कीचड़ फैला हुआ दिखाई देता है और वह दृश्य बहुत ही अधिक सुंदर होता है। और जब इस कीचड़ का पृष्ठभाग अर्थात ऊपरी भाग जरा सा सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े जब पक्षी चलते हैं तब उनके 3 नाखून और अंगूठा पीछे ऐसे उनके पद चिन्ह अर्थात पैरों के निशान वहां पर अंकित हो जाते हैं। मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसे रास्ते से अपना कारवा अर्थात अपना सारा दल समुदाय ले जाने की इच्छा हमें होती है। अर्थात लेखक ये कहना चाहते हैं कि ये जो नदी के किनारे पशु पक्षियों के पैरों के जो पद चिन्ह हैं वह एक सुंदर सी आकृति के समान लगते हैं और उस सुंदर दृश्य देखने के लिए बार बार उसी रास्ते से अपना कारवा अपना दल समुदाय ले जाने की इच्छा हर किसी को होती है। आगे लेखक कहते हैं, जब वही कीचड़ थोड़ा ज्यादा सूख कर जमीन ठोस हो जाए, जब ये कीचड़ सूख कर थोड़ा सा सख्त हो जाता है तब गाय, बैल, पाड़े अर्थात भैंस का बच्चा और भैंस, भेड़, बकरे जब इस पर चलते हैं तब इन सबके पद चिन्ह उस पर अंकित अर्थात छप जाते हैं और वहां उनके फुटप्रिंट के जो निशान होते हैं उसकी शोभा अर्थात उसकी सुंदरता कहीं और ही है, यानी कि बहुत अधिक वो दृश्य सुंदर लगता है। और फिर जब 2 मदमस्त पाड़े अर्थात भैंस के 2 बच्चे अपने सींगों से कीचड़ को रौंदकर आपस में लड़ते हैं तब नदी किनारे अंकित इन पद चिन्ह, पैरों के निशान और उनके सींगों के निशान से मानो महिषकुल के भारतीय युद्ध का, महिषकुल यानी महिषासुर राक्षस जिनका हम जानते जो भैंसे के वंश का था, तो इस वंश का एक युद्ध का, महिषकुल के युद्ध का एक इतिहास इस करदम अर्थात कीचड़ की जमीन पर लिखा गया हो, ऐसा भास हमें होता है। लेखक कहते हैं, यदि आपको
एक समतल विस्तृत दूर तक फैला कीचड़ देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंधु नदी के किनारे चले जाएं। और इतने से तृप्ति न हो तो सीधे खंबात इस स्थान तक पहुंचना चाहिए। वहां मही नदी के मुख से आगे जहां तक नजर पहुंचे वहां तक सर्वत्र सनातन कीचड़ ही, सनातन अर्थात प्राचीन, यानी कि बहुत समय से वहां पर वह कीचड़ का क्षेत्र बना हुआ है, आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सनातन सदियों से जो दलदलीय क्षेत्र वहां पर बना है कीचड़ का, तो इस कीचड़ में हाथी डूब जाएंगे ऐसी क्षमता, ऐसी ताकत इस कीचड़ में होती है। यदि हम ऐसा कहेंगे तो ये कोई अल्पोक्ति अर्थात बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बात नहीं है। उस कीचड़ में इतनी क्षमता होती है कि हाथी क्या, पहाड़ के पहाड़ भी उसमें लुप्त हो जाएंगे, ऐसा कहना चाहिए। यह बात लेखक यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। लेखक आगे कहते हैं कि हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा होता है। यह बात अगर सब समझ सकते तो कभी कोई कीचड़ का तिरस्कार न करता। और हम इसलिए कीचड़ का तिरस्कार करते हैं क्योंकि हमें इस बात की समझ ही नहीं है कि हम उस चीज से तिरस्कार कर रहे हैं, हम उस चीज के महत्व को नकार रहे हैं जिसके अन्न पर हमारा अन्न उसी से पैदा होता है। जैसे धान यानी कि चावल की खेती जब करते हैं तो वहां पर भी पानी से दलदली क्षेत्र कीचड़ युक्त पानी में धान के बीज, धान के रूप वहां पर लगाए जाते हैं। और कीचड़ अर्थात एक मिट्टी का एक प्रकार है और हमारा अन्न इसी मिट्टी की उपज है। यदि ये महत्वपूर्ण बात हमारे समझ में आती तो शायद हम में से कोई भी कीचड़ का तिरस्कार न करता। यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि पंक शब्द हमें घृणास्पद लगता है क्योंकि पंक का अर्थ क्या होता है, पंक अर्थात कीचड़, और जब बात कीचड़ की आती है तो हमें उससे घृणा होती है, तिरस्कार होता है। लेकिन उसी पल जब हम पंकज शब्द सुनते हैं तो कवि लोग डोलने लगते हैं, गाने लगते हैं, क्योंकि पंकज का अर्थ होता है कमल। कमल जो पंख में खिलता हो वह पंकज, अर्थात हम सभी जानते हैं कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। परंतु हम सबकी दृष्टि उस सुंदर से कमल पर जाती है, परंतु जिस कीचड़ से वह उग आया है, जिसके कारण वह इतना सुंदर बना है, हम उसके ही महत्व को नकारते हैं। यहाँ पर लेखक ये बात समझा रहे हैं। वे कहते हैं मल बिल्कुल मलिन माना जाता है, मल यानी गंदगी, किंतु कमल शब्द सुनते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ लेखक ये समझा रहे हैं कि हमारे कवि साहित्यकार पंख और पंकज शब्द के अंतर के कारण पंख कहने पर उसे तिरस्कृत करते हैं और पंकज कहने पर उनके मन प्रसन्नता से डोलने लगते हैं। उनके ऐसे ही युक्तिशन्य वृत्ति पर जब बात करते हैं तो लोग उन्हें कहते हैं कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वसुदेव को तो नहीं पूछते। यहाँ वासुदेव और वसुदेव, इसमें सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण और वसुदेव अर्थात श्री कृष्ण के पिता। और हम देखते हैं कि हम वासुदेव को तो पूछते हैं, उनके कृष्ण को तो पूछते हैं, परंतु उनके पिता को नहीं। उसी प्रकार यहाँ पंकज को महत्व दिया जाता है, पंख को नहीं। ठीक उसी प्रकार कोयले की खान में मिलने वाले हीरे का भारी मूल्य अर्थात कीमत हम देते हैं, किंतु जिसके कारण वह हीरा हमें प्राप्त होता है, उस कोयले या पत्थर के लिए हम कोई भारी मूल्य नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारे लिए हीरे का मूल्य अधिक है और कोयला हमारे लिए कोई मूल्यवान चीज नहीं है, कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। लेखक तीसरी बात हमें यहाँ समझा रहे हैं कि मोती और सीप के बारे में। मोती को कंठ में बांधकर हम सब फिरते हैं, किंतु उसकी मातुश्री
अर्थात सीप को गले में नहीं बांधते। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा न करना ही उत्तम है, ऐसा यहाँ लेखक कह रहे हैं। अर्थात इस पूरे पाठ के माध्यम से वो यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक के होने से किसी दूसरे का महत्व कम नहीं हो जाता। हम एक को महत्व देते हैं और दूसरे को बिल्कुल ही नहीं, जबकि एक के कारण वह दूसरी चीज, दूसरी वस्तु हमें मिलती है। जैसे यहाँ पर पंकज का उदाहरण लिया, वसुदेव और वासुदेव का लिया, हीरे और कोयले का उदाहरण लिया और मोती और सीप का, मातुश्री अर्थात सीप। इन सारी बातों से लेखक यही समझाना चाहते हैं कि कीचड़ का काव्य, यानी कि काव्य अर्थात कविता, साहित्य का सुंदर प्रकार, उसी प्रकार कीचड़ पर लिखा गया ये काव्य, जिसे पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद हम समझ जाएंगे कि कीचड़ यह कोई तिरस्कार की वस्तु नहीं, कीचड़ ये हमारे सम्मान और श्रद्धा की बात हो सकती है। और कीचड़ से हमें हमारा अन्न पलता है, कीचड़ में काफी सुंदरता और सौंदर्य होता है, बस हमें उसको समझना आवश्यक है। चलिए, पाठ पर आधारित प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, जमीन ठोस होने पर उस पर किन के पदचिन्ह अंकित होते हैं? प्रश्न 2, कीचड़ जब सूख जाता है तो किस प्रकार का दृश्य उपस्थित करता है? प्रश्न 3, पहाड़ को लुप्त कर देने वाले कीचड़ की क्या विशेषता है? प्रश्न 4, सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य किन स्थानों पर दिखाई देता है? अथवा महेश कुल के भारतीय युद्ध का इतिहास करदम लेख में लिखा है, ऐसा कब लगता है? प्रश्न 5, कवियों की किस धारणा को लेखक ने युक्ति शून्य कहा है? और प्रश्न 6, पंख और पंकज शब्द में क्या अंतर है? आशा करती हूँ इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।